हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। आपका जो भी स्ट्रेटजी है वो ठीक ठाक चल रहा होगा। एनुअल एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। और आज हमारा पुनः 10 क्वेश्चन का संग्रह है। 10 प्रश्न करेंगे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का एनुअल एग्जाम 2022 के लिए। शुरू करें तो फिर आज का पहला क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथी नियम, जो एक बंद वक्र के लिए लागू होता है। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि एम्पियर का परिपथी नियम किस प्रकार के वक्र के लिए मान्य है, किस प्रकार के वक्र में ये लागू होता है, तो याद रखिएगा जो एम्पियर का परिपथी नियम केवल बंद वक्र के लिए ही परिभाषित है। खुले वक्र के लिए एम्पियर का परिपथी नियम नहीं है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है कि निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र का घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। मतलब एक बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, समाकलन का चिन्ह है ये, बंद वक्र मतलब ये समाकलन का चिन्ह है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन dl हो गया रेखीय, कितना धारा बहता है उसके μ0 गुना के बराबर होता है। बस यही है एम्पियर का परिपथी नियम, कुछ नहीं है। एक बंद वक्र के चारों ओर, बंद वक्र है, एक बंद वक्र है, इसके चारों ओर इसकी तीव्रता कितनी है चुंबकीय क्षेत्र में, इसकी रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है μ0 I, यानी घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। बस यही एम्पियर का परिपथी नियम है। यानी एक बंद वक्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसका रेखीय समाकलन धारा के μ0 गुना के बराबर होता है। सूत्र रूप में ये आपका रेखीय समाकलन का चिन्ह है, ये बड़ा है ऐसा। गोला आपको दिख ही रहा है, बंद वक्र दिख रहा है रेखीय समाकलन में। ये इस चीज का प्रमाण है कि ये जो नियम है वो बंद वक्र के लिए ही परिभाषित है। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 अंक का भैया, साइक्लोट्रॉन क्या है, किस तत्व पर आधारित है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम आवेशित कण को त्वरित करके उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। मतलब साइक्लोट्रॉन की सहायता से आवेशित कण को हम त्वरित कर सकते हैं और उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। साइक्लोट्रॉन का यही सिद्धांत है। साइक्लोट्रॉन में कार्य कैसे होता है, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जब किसी धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति विद्युत क्षेत्र में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बार बार गति कराई जाती है तो यह त्वरित हो जाता है तथा पर्याप्त मात्रा में अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। यही साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। मतलब किसी भी कण को हम त्वरित करना चाहते हैं, उसे उच्च आवृत्ति विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों चीज लगाते हैं और बार बार उससे गति कराया जाता है। और जितना ज्यादा गति होगा उतना ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं भैया, ये तो आपको पता है, फिजिक्स पढ़ रहे हो। तो जब किसी कण को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जितना ज्यादा उसकी गति में परिवर्तन करेंगे, उसकी गति में जितना ज्यादा उसकी गति को बढ़ाएंगे तो उतना ही ज्यादा वो त्वरित हो जाएगा, उतना ही ज्यादा वो अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। यही साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। साइक्लोट्रॉन के द्वारा आवेशित कण को त्वरित कर सकते हैं, उसके ऊर्जा को हम बढ़ा सकते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग कर आवेशित कण को त्वरित कर सकते हैं और उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इसका काम कैसे होता है भैया, इसमें कण जो कैसे त्वरित होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके बीच हम आवेशित कण को क्या करते हैं, प्रवेश करा देते हैं। जब आवेशित कण को प्रवेश कराते हैं तो बार बार कंपन करता है, बार बार गति करता है, इसकी गति बढ़ जाती है, उच्च वेग हो जाता है, इस कारण से ज्यादा त्वरित हो जाता है, ऊर्जा ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेता है। यही साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। चल कुंडली धारामापी की कुंडली एल्यूमिनियम का फ्रेम क्यों लपेटी जाती है। चल कुंडली धारामापी की कुंडली में एल्यूमिनियम का जो कुंडली होता है एल्यूमिनियम की फ्रेम में क्यों लपेटी जाती है। मतलब जो चल कुंडली धारामापी बनाया जाता है उसमें जो तांबे की तार की कुंडली लगाई जाती है उसको एक एल्यूमिनियम के फ्रेम में लपेट कर लगाई जाती है। समझ रहे हो भैया, तांबे की तार है और उसको एक एल्यूमिनियम के फ्रेम में लपेटा जाता है। क्वेश्चन को पहले समझो, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है, चौड़ा सा फ्रेम बना दो, ये 2-4 इसके दे लो, एल्यूमिनियम का फ्रेम। अब इसके चारों ओर क्या करेंगे, तार को लपेटेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा करने से क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते समय एल्यूमिनियम की फ्रेम में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है
जो प्रेरित धारा कुंडली की गति का विरोध करती है, मतलब कुंडली ही ना घूमने लग जाए। जैसे मान लो ये आपका फ्रेम है, इसमें तांबे की तार को लपेटी गई है, कुंडली बनाई गई है। जब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, समझ रहे हो, इस आपके पास ये क्या है, एल्यूमिनियम है, इसमें जब प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तो कुंडली के गति का क्या करने लगती है, विरोध करने लगती है। इस कारण से कुंडली इधर उधर हिले बिना अपने विक्षेपित स्थिति में शीघ्र स्थिर हो जाती है। कहने का मतलब एल्यूमिनियम का बनाने का कारण ये है कि एल्यूमिनियम में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए और वो कुंडली के गति का विरोध करे, बस यही इसका मेन रीजन है। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एलईडी क्या है, 2 अंक का क्वेश्चन। लाइट इमिटिंग डायोड, इसका पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। यह एक ऐसी पीएन संधि है जो अग्र अभिनत अवस्था में प्रयुक्त करने पर संधि स्थल से प्रकाश का उत्सर्जन करती है। अग्र अभिनत क्या कहलाता है फिर बच्चों, आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास पीएन संधि डायोड होता है, पीएन संधि डायोड, ये आपका P है और इधर N है। जब इसको हम धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं तो ये कहलाता है अग्र बायस या इसे अग्र अभिनति। यानी पीएन संधि डायोड के P वाले भाग को जब बैटरी के धनात्मक भाग से जोड़ा जाता है तो अग्र बायस कहलाता है। तो जो हमारा एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है, यह एक पीएन संधि ही होता है, अग्र अभिनत में होता है। अग्र अभिनत में होता है तो धारा बहती है और इस स्थिति में संधि में से प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है, लाइट इमिटिंग डायोड से। लॉजिक गेट क्या है, उस डिजिटल परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं जो निवेशी और निर्गत वोल्टता के मध्य एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। लॉजिक गेट की परिभाषा बताओ। जैसे आपका लॉजिक गेट मुख्य रूप से 3 होता है, फिर आपका सार्वत्रिक गेट होता है, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो एक प्रकार से ये संबंधों का पालन करने की एक युक्ति है जो निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच मध्यस्थता का काम करता है। जैसे 2 व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो गया, इसके बीच में एक व्यक्ति आ गया, दोनों को सांत्वना दे दिया। उसी प्रकार किसी परिपथ में हम निवेशी सिग्नल प्रवेश करा रहे हैं और निर्गत सिग्नल कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है लॉजिक गेट पर। तो लॉजिक गेट जो है एक डिजिटल परिपथ, एक प्रकार से परिपथ है। परिपथ मतलब एक सिरे से या एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ता है। आपका जो लॉजिक गेट है एक प्रकार का परिपथ ही है जो एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला है सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं भैया। तो नॉर गेट और नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं, याद रखना आप लोग, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं, तो नॉर गेट और नैंड गेट को हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गेट कहते हैं, क्योंकि केवल एक प्रकार के कई गेटों को इस प्रकार संयोजित किया जा सकता है कि संयोजन अन्य गेट के तुल्य कार्य कर सके। मतलब नॉर गेट और नैंड गेट के संयोजन से हम और कई प्रकार के गेटों का निर्माण कर सकते हैं जो कि ऐसा कार्य करेगा कि शुद्ध आर गेट जैसे, शुद्ध नार गेट जैसे, शुद्ध नैंड गेट जैसे ऐसा भी कार्य कर सकता है। इसलिए सार्वत्रिक गेट हैं क्योंकि इनको हम जोड़ करके संयोजित करके एक नए गेट का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि केवल एक प्रकार के कई गेटों को इस प्रकार संयोजित किया जा सकता है कि संयोजन अन्य गेट के तुल्य कार्य कर सके। यानी नार गेट को हम यदि कई सारे नार गेट ले लें और संयोजित कर दें तो अन्य प्रकार के गेट का निर्माण हो जाता है। मतलब इनके संयोजन से हम अन्य गेट का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए सार्वत्रिक गेट हैं। पीएन संधि डायोड क्या है, जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक मिला देते हैं तो एक भाग पी का और आधा भाग एन का जब अर्धचालक मिल जाए तो जो हमें मिलता है वो कहलाता है पीएन संधि डायोड। अरे यार क्या कठिन है।
पीएन संधि क्या है? संधि मतलब जोड़, संधि मतलब जोड़। जब P और N आपस में मिलेगा, P प्रकार का अर्धचालक और N प्रकार का अर्धचालक आपस में मिलेगा, जब P प्रकार का अर्धचालक और N प्रकार का अर्धचालक आपस में मिलेगा तो जहां पे मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? पीएन संधि। और इस युक्ति को बोलेंगे पीएन संधि डायोड। क्या बोलेंगे? पीएन संधि डायोड। यानी पीएन संधि डायोड में आधा भाग P का रहता है और आधा भाग N का रहता है। P प्रकार के अर्धचालक होते हैं और N प्रकार के अर्धचालक होते हैं। P प्रकार के अर्धचालक कब बनते हैं आपको पता होना चाहिए। डोपिंग की क्रिया के फलस्वरूप आपका 14 समूह का तत्व होता है, उसमें 13 समूह के तत्वों को मिला दो भैया तो आपका P टाइप का बनेगा। यदि 14 में 15 को मिला दो तो फिर आपका N टाइप का अर्धचालक बनेगा। ठीक है, क्लियर? इतना समझ गए कि P प्रकार और N प्रकार को संयोजित करते हैं तो हमें पीएन संधि मिलता है और जो युक्ति होता है उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के लिए एक व्यंजक निवेद कीजिए। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति निकालना है तो आवृत्ति बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों? 1/T है ना। आवर्त काल का व्युत्क्रम आवृत्ति होता है और साइक्लोट्रॉन आवृत्ति T का मान रखना पड़ेगा आपको। T का मान होता है 2πm/qb। ये कहां से? साइक्लोट्रॉन मैंने कराया। साइक्लोट्रॉन में कराते समय आपको बताया कि बच्चा लोग साइक्लोट्रॉन जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा थ्योरम पूछा जाए। साइक्लोट्रॉन का आवर्तकाल पूछा जा सकता है, आवृत्ति पूछा जा सकता है, सिद्धांत पूछा जा सकता है, इसके उपयोग पूछे जा सकते हैं, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने वहां पे आपको समझाया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर समझे होंगे। तो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति निकालने के लिए पहले हम आवृत्ति वाला सूत्र लगाते हैं 1/T। आवर्त काल का व्युत्क्रम होता है, T का मान होता है, चूंकि यहां पे T बराबर होता है 2πm/qb। जब मान रखेंगे T का मान आवर्त काल का तो ये आपका आ जाएगा। अब चूंकि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाला 2π न्यू होता है, न्यू का मान रख दो, न्यू का मान रख दो तो 2π से 2π कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ओमेगा इक्वल qb/m। ओमेगा इक्वल qb/m। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखना है। फैराडे ने 2 नियम दिया था। अब यहां पर व्यंजक नहीं पूछा, 2 अंक का पूछेगा ना तो आपको गणितीय व्याख्या नहीं करना है, मात्र लिखना है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। देखिएगा पहला नंबर है, जब किसी बंद विद्युत परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को। तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहने तक बहती है। मतलब किसी बंद परिपथ में या विद्युत परिपथ में होकर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक वक्र है जहां एकांक ध्रुव प्राबल्य गमन कर सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और एक धारा बहने लगती है। यह प्रभाव तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मतलब कुल मिला के प्रेरित धारा तब तक बहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो प्रेरित धारा फिर नहीं बहेगी। फिर दूसरा नंबर है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले नंबर में तो ये बताया कि यदि प्रेरित धारा बह रही है कब तक बहेगी? जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और दूसरे नंबर में ये बता दिया कि जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल उसका उतना ही अधिक होगा, प्रेरित धारा भी उतनी ही अधिक होगी। पहले में ये बताया, क्या बताया? पहले में बताया ये कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तब तक धारा बहेगी, और दूसरे में बताया जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा धारा मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही अधिक होगा। और आखिरी क्वेश्चन आज का एक आंकिक क्वेश्चन से समाप्त करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट तक त्वरित किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
गतिज ऊर्जा कितना होता है, हल करते हैं प्यारे बच्चों। ये खराब कलर है, कोई दिक्कत नहीं। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, EV। जहां पे E बराबर कितना होता है, E बराबर आपका होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 और V का मान देके रखा है 100 वोल्ट। कितना, 100 वोल्ट। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 100 का गुणा कर दो, 100 का आप गुणा कर दो। तो यदि हम डायरेक्ट कर दें ऐसा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻2 घटा दो तो -17 जूल, ये भी आपका गतिज ऊर्जा हो गया। या कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना, तो ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर इतना। बस आपका इतना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज भी कोशिश किया जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आए। और MP बोर्ड के सभी बच्चे प्लीज़ टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, आपको इसका सल्यूशन मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।